नमस्कार। यह वीडियो नंबर 4 है। इससे पहले जितने भी इकोनॉमिक सीरीज़ के वीडियोज़ बने हैं, आप इसी यूट्यूब के इकोनॉमिक नाम के प्लेलिस्ट में जा कर के उन्हें देख सकते हैं। और भी कई विषयों के प्लेलिस्ट में आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के या पिन कमेंट में जा कर के इन्हें देख सकते हैं। चलते हैं प्रश्नों की तरफ। इससे पहले हमने भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं और आर्थिक विकास एवं नियोजन नाम के 2 चैप्टर डिस्कस कर रखे हैं। अब राष्ट्रीय आय से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। प्रश्न कह रहा है कि प्राथमिक घाटा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है। तो जो प्राथमिक घाटा है उसे राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान के माध्यम से मापते हैं। पीसीएसजे के 2022 जिसका पेपर 2023 में हुआ था उसमें पूछा गया यह प्रश्न है। एक बात यहाँ पर बताया गया कि प्राथमिक घाटे में कमी अर्थव्यवस्था के वित्तीय स्थिति में सुधार को दर्शाती है। प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में वर्तमान राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है। तो 2011-12 है। 2022 पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है यह। व्याख्या में बता रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष 2011-12 है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यहाँ गलत लिखा हुआ है, हाँ, सांख्यिकी कार्यालय ने वर्ष 2015 में आधार वर्ष 2004-5 को संशोधित कर 11-12 कर दिया था। अब याद रखिएगा कि आधार वर्ष 2011 और 12 है। राष्ट्रीय आय की गणना पहले स्थिर कीमत और चालू कीमत के आधार पर की जाती थी, परंतु 2011 से केवल चालू कीमत पर की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा है कि माल के आयात और निर्यात पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं। आसान सा प्रश्न है। किसी भी माल के आयात और निर्यात पर सीमा शुल्क लगता है। एपीओ 2011 में है आया हुआ प्रश्न। माल के आयात और निर्यात पर लगने वाले कर को सीमा शुल्क कहते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित करों में से कौन से कर भारत सरकार द्वारा लगाए जाते हैं। तो यह पहले के सारे कर हैं। अभी सभी करों को मिला करके जीएसटी बना दिया गया है, लेकिन आज भी यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकते हैं जब यह पास्ट टेंस के आधार पर पूछ लिया जाएगा कि निम्नांकित करों में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा लगाया जाता था। ऐसा करके पूछ लेगा तो यह इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखिएगा कि आयात शुल्क और वैयक्तिक आयकर यह भारत सरकार के द्वारा लगाया जाता था। मनोरंजन कर और स्टैंप ड्यूटी यह भारत सरकार के द्वारा नहीं लगाया जाता था। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आयात शुल्क और वैयक्तिक आयकर भारत सरकार द्वारा लगाया जाता था, जबकि मनोरंजन व स्टैंप ड्यूटी राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। 2018 में पूछा गया प्रश्न है। राष्ट्रीय आय से तात्पर्य किसी देश की अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के शुद्ध मूल्य योग से होता है। इसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध आय भी शामिल होता है। भारत का राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। अब यहाँ पर बता रहा है कि सेवा क्षेत्र में 2018-19 में 7.5% और 21-22 में जीवीए सकल मूल्य संवर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान 53% रहा। वर्तमान 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सकल मूल्य संवर्धन में सेवा क्षेत्र का हिस्सा 50% से अधिक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि करों की उगाही से प्राप्त धन कहाँ जाता है। ठीक है। तो जो करों की उगाही से धन प्राप्त होता है वह समेकित कोष में जाता है। ठीक है। समेकित कोष भारत सरकार का वह कोष है जिसमें सरकार की समस्त राजस्व प्राप्तियां, सरकार द्वारा जारी किए गए ट्रेजरी बिल्स, वसूले गए राशि आदि को शामिल किया जाता है। सभी प्रकार के करों की उगाही से प्राप्त धन को समेकित कोष में ही दिया जाता है और संसद से अनुमति प्राप्त किए बगैर
कोष से राशि का आहरण नहीं किया जा सकता है। यानी जब संसद अनुमति प्रदान करेगी तभी आप उस कोष से धन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यदि राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को घटा दिया जाए तो अवशेष को जाना जाता है। अभी हमने पीछे ही देख लिया, उसे प्राथमिक घाटा कहते हैं। राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान बराबर प्राथमिक घाटा होता है। PCSJ 2016 में पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए व्यय विधि का उपयोग किया जाता है? तो निर्माण क्षेत्र जो है उसमें व्यय विधि का उपयोग किया जाता है। 2016 PCSJ में पूछा गया प्रश्न है। व्याख्या बता रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना के लिए व्यय विधि में किसी दिए हुए वर्ष में उपयोग व्यय, निवेश व्यय, सरकारी व्यय तथा आयातों पर किया गया व्यय का समग्र योग किया जाता है। निर्माण क्षेत्र में व्यय विधि का उपयोग किया जाता है। इसकी गणना या तो नए निर्माण पर खर्च किए गए कुल धन का पता लगाकर या निर्माण में प्रयुक्त निवेश के मान को जोड़कर की जाती है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। तो परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर भारत में निर्धनता का आकलन किया जाता है। गरीबी अथवा निर्धनता उस स्थिति को कहा जाता है जिसमें समाज का एक भाग अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहता है। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। निर्धनता के निर्धारण के लिए लकड़ावाला समिति और सुरेश तेंदुलकर की अध्यक्षता में तेंदुलकर समिति भी बनाई गई। इस समिति ने निर्धनता के आकलन के लिए उपभोग व्यय को आधार बनाया था। अब हम यहाँ समझ लेते हैं कि लकड़ावाला समिति और तेंदुलकर समिति इन दोनों ने गरीबी के विषय में क्या कहा था। तो जो लकड़ावाला समिति है इसने अपनी रिपोर्ट 1993 में प्रस्तुत की और इसमें इन्होंने बताया कि जो कैलोरी सेवन करते हैं लोग उसके आधार पर हम गरीबी निर्धारण करेंगे। ठीक है। और जो तेंदुलकर समिति थी वह 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ठीक है, तेंदुलकर समिति। और तेंदुलकर समिति ने गरीबी रेखा में संशोधित करने की सिफारिश की जिसमें स्वास्थ्य और शिक्षा पर होने वाले व्यय को शामिल कर लिया। ठीक है, तो इतना आप समझ गए होंगे कि लकड़ावाला समिति 1993 में रिपोर्ट और गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए एक सूत्र देते हैं जो कैलोरी सेवन पर आधारित थी, और वहीं तेंदुलकर ने स्वास्थ्य और शिक्षा पर जो व्यय हो रहा है उसके आधार पर गरीबी का निर्धारण ऐसा बताया। और एक बात कहा था लकड़ावाली समिति ने कि जो ग्रामीण लोग हैं अगर वो 972 रुपये महीना और जो शहरी लोग हैं अगर 1407 रुपये महीना से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं तो वह गरीबी रेखा में नहीं आएंगे, यानी वह गरीब नहीं है। समझ रहे हैं कितना बड़ी बात थी। लेकिन 1993 में यह बात कही गई। और वहीं तेंदुलकर जो समिति थी वह ऐसा 1000 रुपये और 816 रुपये की बात करता है। तेंदुलकर समिति कहता है कि अगर जो तेंदुलकर कमेटी है, तेंदुलकर समिति, वह कह रहा है कि अगर आप गांव में रहते हैं और 816 रुपये महीना खर्चा कर देते हैं, 816 रुपये से ज़्यादा, तो आप गरीब नहीं हैं। और अगर आप शहर में रह रहे हैं तो 1000 रुपये तक खर्चा कर दे रहे हैं, अगर 1000 से 1 रुपया भी ज़्यादा, तो आप गरीब नहीं हैं। ठीक है, अगर 1000 से कम कर रहे हैं आप महीने का खर्चा तब आप गरीब हैं। ठीक है, तो यह भी देखिए कितनी बड़ी बात थी। तो इन दोनों कमेटी के बारे में हमने यहाँ देख लिया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण मौद्रिक राष्ट्रीय आय की तुलना में वास्तविक राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि को स्पष्ट करता है। ठीक है, तो धीमी वृद्धि को कौन स्पष्ट करता है? देखिए 2012 PCSJ में पूछा गया प्रश्न है। तो अगर कीमत स्तर बढ़ रही है तो राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि को स्पष्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलने से पहले इसका
व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि कीमत स्तर में वृद्धि के कारण मौद्रिक राष्ट्रीय आय की तुलना में वास्तविक राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि दर प्रदर्शित होती है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जब आर्थिक विकास होता है तो राष्ट्रीय आय में तृतीय श्रेणी क्षेत्र का योगदान, अगर आर्थिक विकास हो रहा है तो तृतीय श्रेणी का योगदान क्या है, बढ़ जाएगा। अच्छा, तृतीय श्रेणी क्या है? तृतीय श्रेणी को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, यह याद रखिएगा। प्रथम प्राथमिक श्रेणी याद बोल सकते हैं जिनको, यह क्या है, यह है कृषि, और द्वितीय श्रेणी उद्योग। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिएगा, और सेवा क्षेत्र तृतीय श्रेणी होता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जब आर्थिक विकास होता है तो राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र सेवा का योगदान बढ़ने लगता है, और प्राथमिक क्षेत्र कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र का योगदान कम होने लगता है। विकसित अर्थव्यवस्था के बारे में भी यही टर्म्स एंड कंडीशन है कि जिसमें कृषि क्षेत्र सबसे कम होगा, फिर उद्योग होगा, फिर सबसे ज़्यादा सेवा क्षेत्र होगा। ठीक है, तो यह कंडीशन भारत फुलफिल कर रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आज भी यह विकासशील बना हुआ है। इसे हम आगे डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि हरित सकल राष्ट्रीय आय है। हरित सकल राष्ट्रीय आय जिसमें पर्यावरण क्षरण का लेखा भी किया गया है। 2003 में पूछा गया प्रश्न है, आज भी रिलेवेंट है यह प्रश्न। हरित सकल राष्ट्रीय आय वह आय है जिसमें पर्यावरण क्षरण का भी लेखा किया गया है, अर्थात राष्ट्रीय आय की गणना करते समय जब पर्यावरण के क्षति को भी राष्ट्रीय आय में सम्मिलित कर लिया जाए तो इसे हरित सकल राष्ट्रीय आय कहते हैं। प्रश्न कह रहा है कि गिनी गुणांक माप है, तो गिनी गुणांक किसी आय वितरण में असमानता का माप है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे इम्पोर्टेंट समझिएगा। गिनी गुणांक आय वितरण की असमानता का माप है। यहाँ व्याख्या में बताया गया है, गिनी गुणांक आय वितरण की असमानता का माप है। गिनी गुणांक का अधिकतम मूल्य 1 के बराबर होता है और न्यूनतम मूल्य 0 के बराबर होता है। यदि जी बराबर 0 है तो प्रत्येक व्यक्ति को एक समान आय मिल रही है, और जी बराबर 1 है तो एक ही व्यक्ति को पूरी आय प्राप्त कर रहा है, एक ही व्यक्ति। गिनी गुणांक को 1912 में इटालियन सांख्यिकी कोरैडो गिनी ने विकसित किया था। ठीक है, तो इटालियन थे ये, सांख्यिकी विद थे। प्रश्न कह रहा है कि सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा, तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से अगर भाग दे दोगे तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर यह दिया भी गया है। प्रश्न कह रहा है कि बाजार मूल्यों पर राष्ट्रीय आय बराबर होती है, तो बाजार मूल्यों पर राष्ट्रीय आय साधन लागत पर राष्ट्रीय आय तथा परोक्ष करों का जोड़। ठीक है, यह बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय कहलाता है। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न कारण से जीएनपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में श्रम की भागीदारी कम है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। कीमतों की तुलना में मजदूरी कम है। ठीक है, कीमत की तुलना में मजदूरी कम है, इसलिए जीएनपी में श्रम की भागीदारी कम है। प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्र की संपदा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, किसे शामिल नहीं किया जाता है, तो मुद्रा पूर्ति को राष्ट्र की संपदा में शामिल नहीं किया जाता है। राष्ट्र की संपदा में खान, पशुधन, बांध, बिजली, कृषि आदि शामिल है, तथा मुद्रा पूर्ति शामिल नहीं है। मुद्रा पूर्ति से आशय विभिन्न रूपों में उस मुद्रा से है जो किसी समयावधि में, किसी समय सीमा में विनिमय के लिए उपलब्ध हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान मूल्यों यानी करंट प्राइस जो होती है पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर
स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है। क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से ध्यान रखा जाता है, तो यह मुद्रास्फीति की वृद्धि दर का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, 2004-2003 में पूछा गया प्रश्न है। वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक होती है। क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में मुद्रास्फीति की वृद्धि दर का समायोजन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि आर्थिक नियोजन के युग में आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का हिस्सा निरंतर बढ़ा और फिर कम हुआ। ठीक है, 1999 में पूछा गया प्रश्न है। अब यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है कि आर्थिक नियोजन के युग में भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा पहले बढ़ा और फिर कम हुआ। तो शुरू में जब 1950 था तो 72.1% था, फिर इससे बढ़ता गया। देखिएगा आप, यहाँ बढ़ा फिर कम हुआ। ठीक है, इधर बढ़ रहा है, इधर कम हुआ, फिर इधर और कम हुआ, फिर यहाँ तो एकदम में कम हो गया था 1991 में, फिर बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से इधर कम हो रहा है और एक बार बढ़ रहा है। अब इस समय 2021-22 का देख रहे हैं, अगर हम डाटा यहाँ तक है तो इसमें कम ही हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो उपदान राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं किया जाता है। मजदूरी तथा वेतन सम्मिलित किया जाता है। अवकाश पेंशन, अंतिम वस्तुएं, यह सब राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया जाता है। यहाँ पर बताया गया कि राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है। मजदूरी तथा वेतन, अवकाश पेंशन, अंतिम वस्तुएं, सैनिक सुरक्षा सेवाएं, लाभांश जो कंपनियों के ही लाभ के भाग होते हैं, भविष्य निधि कोष में मालिकों का अंशदान, संसद सदस्यों को दिया जाने वाला भत्ता, विदेशी पर्यटकों द्वारा भारत में किया गया व्यय, मकान मालिकों द्वारा स्व आवास प्रयोग में लाया जाने वाला मकान का किराया, ब्रोकर्स कमीशन। जबकि राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित को सम्मिलित नहीं किया जाता है। ठीक है, हस्तांतरण भुगतान जैसे बेरोजगारी भत्ता, पेंशन, जेब खर्च, बच्चों का अगर है जेब खर्च, पूंजीगत लाभ या हानि, अप्रत्याशित लाभ, विदेशों से अगर कोई उपहार प्राप्त हो रहा है तो यह नहीं शामिल होगा। एक फर्म द्वारा दूसरी फर्म को दिया जाने वाला लाभांश, यह नहीं शामिल किया जाएगा। वित्तीय सौदे, यह शामिल नहीं होगा। एक परिवार या गृहस्थ द्वारा अवकाश में अपने बगीचे में उत्पादित सब्जियां तथा फल, किसी फर्म द्वारा रखे गए स्टॉक की कीमतों में वृद्धि, या फिर एक फैक्ट्री या बिजली खर्च, वैज्ञानिक खोजों में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं, एक होटल द्वारा खरीदी गई सब्जियां या अन्य खाद्य रॉयल्टी के रूप में किया गया भुगतान इत्यादि, यह शामिल नहीं होता है। प्रश्न कह रहा है कि हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है। तो हिंदू समृद्धि दर का संबंध जीडीपी से है। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से है। यहाँ बताया गया कि हिंदू समृद्धि दर का संबंध सकल राष्ट्रीय उत्पाद से है। भारत के संदर्भ में विकास की हिंदू दर का विचार प्रोफेसर राज कृष्णा ने 1981 में दिया। प्रोफेसर राज कृष्णा का मानना था कि भारतीय अर्थव्यवस्था निम्न आर्थिक समृद्धि के संतुलन जाल में उलझकर रह गई, जो 3.5% प्रतिवर्ष की समृद्धि दर थी। अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित अपरिवर्तनीयता का सूचक हिंदू जीवन शैली के ही समान थी। प्रोफेसर राज कृष्णा का यह विश्लेषण स्वतंत्रता के पश्चात भारत के प्रथम 3 दशकों की समृद्धि दरों पर आधारित था, जो कि 1950 से 1980 के बीच औसतन 3.5% थी।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है जबकि अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन बढ़ जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में कहा गया है कि वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि तब होती है जब अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन बढ़ जाता है। प्रश्न कह रहा है कि इस समय से भारत की राष्ट्रीय आय के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष आधार वर्ष के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। तो 2011-12 हो रहा है। आज भी 2011-12 ही आधार वर्ष के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। 2025 में भी यह रिलेवेंट है। इस समय 2015 से भारत की राष्ट्रीय आय के अनुमान हेतु 2011-12 आधार वर्ष के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। आर्थिक सूचकांक बनाते समय मूल्यों की तुलना के लिए किसी वर्ष विशेष के मूल्यों को आधार बनाया जाता है। इस वर्ष विशेष को ही आधार वर्ष कहा जाता है। इस आधार वर्ष के मूल्यों को 100 मानकर अन्य वर्षों के मूल्यों को परिवर्तित किया जाता है ताकि एक स्तर पर तुलना हो सके। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि भारत वर्ष की राष्ट्रीय आय का अनुमान निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने लगाया था। तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम 1868 में दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इस संबंध में बताया था। उस समय राष्ट्रीय आय का अनुमान लगभग 340 करोड़ रुपया लगाया गया, जबकि प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया मासिक थी। ये बात 1868 की हो रही है। ठीक है, अभी शायद मैंने 1968 बोल दिया था, यह 1868 की बात है, 1868 की बात है। ठीक है, उस समय 20 रुपया महीना एक प्रति व्यक्ति आय थी। वर्तमान में राष्ट्रीय आय का अनुमान NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में कौन सा क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है। तो घरेलू क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है। यहाँ सेम यही बातें बताई गई हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना का परिहार किया जाता है। तो राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना का परिहार किया जाता है। उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद की माप के लिए वर्धित मूल्य विधि का उपयोग करके। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं इसकी। व्याख्या में कह रहा है कि राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना का परिहार सकल राष्ट्रीय उत्पाद की माप के लिए वर्धित मूल्य वृद्धि का प्रयोग करके किया जाता है। मूल्य वर्धित विधि के अनुसार उत्पादन से उपभोग तक की श्रृंखला में प्रत्येक उत्पादक इकाई कच्चे माल या आगत में जिसे वह दूसरे से प्राप्त करती है कुछ उत्पादन क्रिया या सेवा जोड़ती है और इसे वह दूसरी कड़ी को नए मूल्यों के साथ जोड़ देती है, जिस मूल्य पर उसे आगत के दूसरे से प्राप्त किया, उसने आगत को दूसरे से प्राप्त किया और जिस रूप में उसने अगली कड़ी को समान रूप से दिया। इन दोनों का अंतर ही इस उत्पादक इकाई द्वारा वर्धित मूल्य है और प्रत्येक इकाई द्वारा इस प्रकार से किए गए वर्धित मूल्यों का योग ही सकल उत्पाद का मूल्य है। इसे निम्न उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लेते हैं 20 रुपये का खनिज और 5 रुपये का कोयला लगा करके स्टील तैयार किया जा रहा है। ठीक है, अब स्टील को जब बाल्टी की फैक्ट्री वाला खरीदेगा तो वो 33 रुपये में खरीद रहा है। अब यहाँ 33 रुपये में खरीद के एक बाल्टी बना लिया या अब बाल्टी को यह थोक व्यापारी को 70 रुपये में बेच रहा है और इस 70 रुपये में खरीद करके जो थोक व्यापारी है ये रिटेल को यानी उपभोक्ता को 85 रुपये में बेच रहा है। तो आप देख सकते हैं इसी प्रकार से मूल्य वर्धित होता है। ठीक है, कि जो 5 रुपया और 20 रुपया से स्टार्ट हुआ मूल्य था वो यहाँ 85 रुपया तक पहुँच गया है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और मैं बता देता हूँ कि किस प्रकार से गरीब देश गरीब रह जा रहे हैं और अमीर देश अमीर बन रहे हैं। देखो क्या होता है कि मान लेते हैं हमने
आयरन का यूज किया बाल्टी बनाने में या किसी भी छोटे मोटे चीज़ों को बनाने में, तो मान लेते हैं 1 किलो या 10 किलो, मान लेते हैं 10 किलो लोहा का यूज हो गया। अब इससे कितने रुपए की बाल्टी बिक जाएगी आपकी? बहुत ज़्यादा बिकेगी, 500 रुपये की बिक जाएगी। लेकिन अगर हम इसी से एक गन बना लेते हैं, ठीक है, एक गन बना लेते हैं 10 किलो आयरन खर्चा करके, तो आप देखोगे एक गन की जो कीमत होगी वह बहुत ज़्यादा होगी इस बाल्टी की तुलना में, और इसे हम किसी भी देश को सप्लाई कर देते हैं। तो इसी तरह से आप अमेरिका, यूएस से या फिर जो भी देश हथियार दूसरे देशों को प्रोवाइड करा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इन लोगों को लाभ प्राप्त होता है। उतने ही कच्चे माल में वो ज़्यादा लाभ कमाते हैं, और जो गरीब देश हैं, क्योंकि वो छोटी मोटी चीज़ें बनाएंगे और जो बड़े देश हैं वो बड़ी चीज़ें बनाते हैं। तो ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। और दूसरी चीज़ यह है कि यही एक कारण है कि जो बड़े देश हैं, जो हथियार निर्यात करते हैं, ऐसे देश चाहते हैं कि कहीं ना कहीं युद्ध होता रहे हमेशा विश्व में। वह कभी नहीं चाहेंगे कि पूरा विश्व शांत रहे, क्योंकि हथियार नहीं बिकेगा फिर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न राज्यों में से किस एक की प्रति व्यक्ति चालू कीमतों पर आय वर्ष 2004-05 में सबसे कम थी? तो 2004-05 का प्रश्न है। वैसे बिहार है ऑप्शन में, तो यह सही है। और प्रश्न काल के दौरान और वर्तमान में भी चालू कीमतों पर सबसे कम प्रति व्यक्ति आय बिहार में है। वर्तमान में सर्वाधिक राज्य प्रति व्यक्ति आय चालू कीमतों में भारत के सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में गोवा की है। यह वर्तमान की बात हो रही है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 19-20 की अवधि में, तो 21-22 की बात है, या अभी की बात तो है नहीं, तो इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर है? तो जीएनपी और जीडीपी होता क्या है, आपको पता है कि नहीं पता है? अगर नहीं पता है तो हम इसी यूट्यूब चैनल पर बेसिक इकोनॉमिक्स के सीरीज चलाने वाले हैं, तो आप वहाँ से बिल्कुल बेसिक इकोनॉमिक्स को समझ सकते हैं। अभी फ़िलहाल प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हम देख रहे हैं। तो देखिए जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर है? तो अंतर है विदेशों से शुद्ध साधन आय का। ऑप्शन नंबर डी सही है। जीएनपी और जीडीपी में मुख्य अंतर विदेशों से प्राप्त शुद्ध या निवल साधन आय का होता है। जीडीपी किसी देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग होता है। इसके अंतर्गत निवासियों तथा गैर निवासियों द्वारा किए गए उत्पादन को शामिल किया जाता है, चाहे उत्पादन स्थानीय निवासियों कंपनियों द्वारा किया गया हो या विदेशी कंपनी द्वारा। जीएनपी से आस है एक देश के सभी उत्पादन के साधनों द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य से है। जीएनपी में एक देश के सभी नागरिकों द्वारा उत्पादित आर्थिक उत्पादन को शामिल किया जाता है, चाहे वे नागरिक राष्ट्रीय सीमा में कार्यरत हों या विदेश में। इसे निम्न रूप से व्यक्त किया जाता है: जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय आय समिति की नियुक्ति कब हुई? तो राष्ट्रीय आय समिति की नियुक्ति 1949 में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न कारकों में कौन कारण भारत के प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में धीमी बढ़त के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी रहा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से कौन सा कारक धीमी बढ़त के लिए उत्तरदायी है? जनसंख्या में तेज वृद्धि। ठीक है, क्या हो सकता है? यह बिल्कुल होगा। मूल्यों में भारी बढ़त, यह भी है। कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में धीमी गति, यह भी सही है। विदेशी विनिमय की अनुपलब्धता, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो 1 और 2, 3 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया है कि प्रति व्यक्ति वास्तविक आय के धीमी बढ़त के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है जनसंख्या में तेज वृद्धि, कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र में विकास की धीमी गति और बेरोजगारी में वृद्धि। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित 4 प्रमुख क्षेत्रों से बचत का उदय
होता है? तो बचत का उदय किन 4 क्षेत्रों से होता है? गृहस्थ, निजी निगम क्षेत्र, सार्वजनिक निगम एवं लोक उपक्रम या सरकार? 1998 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पर, 1 2 3 4 की जो बचत हो रहा है गृहस्थ में, फिर उसके बाद निगम क्षेत्र, फिर लोक उपक्रम और सार्वजनिक निगम, और फिर सरकार। अब यहाँ पर व्याख्या में दिया हुआ है, और 21-22 के अनुसार जो 19-20 के आंकड़े हैं उसके विषय में भी यहाँ पर बताया गया है। घरेलू क्षेत्र में 19.6%, निजी निगम क्षेत्र 10.7%, सार्वजनिक क्षेत्र 1.1%, कुल मिला के 31.4%। तो अब जितने भी प्रश्न यहाँ पर दिए गए थे राष्ट्रीय आय से संबंधित, उन्हें यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में कृषि क्षेत्र से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। आशा करते हैं यह वीडियो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होगा और आप निरंतर रूप से कई बार इन प्रश्नों को रिपीट कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के प्रश्न से डायरेक्ट प्रश्न आप परीक्षा हाल में देखेंगे। तो अपने तैयारी को पुख्ता कीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।